नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और बिंदु अपना है जो पृथ्वी की जो दो गतियां पाई जाती है उसके संदर्भ में चर्चा अपन करेंगे। दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होती है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, दिन बड़े छोटे क्यों हो जाते हैं, और इसके अलावा भी हम बहुत बार ये देखते हैं कि जो पृथ्वी जो है उस पर सूर्य उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन हमें दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो मुख्य रूप से अपन पृथ्वी की गति की यदि बात करें तो पृथ्वी की मुख्य रूप से दो गति होती है। पृथ्वी की दो गति होती है। एक का नाम होता है दैनिक गति और एक होती है वार्षिक गति। दो प्रकार की गतियां पृथ्वी की होती है। अब ये गतियां महत्वपूर्ण है पृथ्वी की, और इनसे संपूर्ण जो यूँ कहें कि जलवायु है, दिन रात का बनना है, जो मौसमी चेंजेज आता है, वो सारा इन्हीं गतियों के कारण आता है। ठीक है, तो अपन देखें सबसे पहले यदि अपन ये देखें कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखिए, सबसे पहले अपन बारी बारी से यदि देखें तो पहली गति अपन लेते हैं दैनिक गति क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, वो उसकी दैनिक गति होती है। और इसमें अक्ष पर घूर्णन करने का मतलब यह है कि जैसे इस प्रकार से ये अपना ग्लोब है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है और यही इसका अक्ष है। ठीक है, तो इस जिस प्रकार से फुटबॉल होता है, जिसको अपन घुमाएंगे तो दोनों साइड में दो ध्रुव बनेंगे, दो केंद्र बनेंगे जहाँ से वो घूमेगा, तो ठीक इसका ये वाला और ये वाला जो है ये इसके अक्ष है। ठीक है, यानी ये जो सेंटर बिंदु इसका है दोनों ओर से जिससे सेंटर को मिला रही है, तो इसका अक्ष है। और ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। अब यहाँ पे पृथ्वी क्या है, अपने ही स्थान पर वो चारों ओर घूमती है। थोड़ा सा इजी भाषा में इसको अपन समझाएं तो ग्लोब के माध्यम से। अब इसको यदि अपन इजी भाषा में समझे तो ये अपना ग्लोब है, ये मान लिया पृथ्वी है अपनी। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो अब इसमें यहाँ पे अपन देख रहे हैं, एक तो ये इसका सेंटर हो गया, इधर वाला ये सेंटर हो गया, एक इसका ये सेंटर हो गया। यहाँ पे ये दोनों जो सेंटर है और जिस एक यूँ कहें कि राड से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो बिंदु है इसका जिससे ये जुड़े हुए हैं, ये जो सेंटर लाइन है ये इसका अक्ष कहलाता है। और इन अक्षों को मिलाने वाली दोनों बिंदुओं को मिलाने, अक्ष से दोनों साइड से दो बिंदु मिलाता है, तो ये इसका उत्तरी ध्रुव हो जाता है और ये वाला इसका दक्षिण ध्रुव हो जाता है। अब पृथ्वी जो क्या करती है, अपने अक्ष पर, यानी अब ये देखो यहाँ घूम रही है तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूर्णन करती। यही कारण है कि सूर्य के सम्मुख पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो किसी भी स्थान विशेष का जो पूर्वी भाग है वो सूर्य के सम्मुख पहले आता है और पश्चिमी वाला भाग जो है सूर्य के सम्मुख बाद में आता है। तो इसकी गति यूँ पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये तो होगी इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति। एक होता है कि ये सूर्य के चारों ओर खुद चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से खुद चक्कर यूँ लगाती है। ठीक है, तो दो गतियाँ हैं। तो पहले इसकी अक्ष वाली जो गति है उसकी अपन बात करने वाले हैं। ये अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये समय लेती है इसमें 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड लगभग। इस समय में अपन लगभग बोलते हैं 24 घंटे, लगभग क्या बोलते हैं अपन कि 24 घंटे, ये अपन लगभग बोलते हैं। ठीक है, बाकी वास्तविक रियल टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड में वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। अब इस घूर्णन के कारण क्या होता है,
इस घूर्णन के कारण क्या होता है कि दैनिक गति, ठीक है, इसके कारण दिन रात बनते हैं। और दिन रात बनने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको अपन यदि ग्लोब मान लें, ठीक है, ये अपना ग्लोब है, अब यहाँ पे सूर्य है। अब आप देखोगे कि सूर्य के सम्मुख पृथ्वी का जो भाग है, अब ये भाग सूर्य के सम्मुख है, ठीक है ना, इधर वाला भाग है, तो ये जो सूर्य के सम्मुख है यहाँ तो हो जाएगा दिन, इस भाग में तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और ठीक इसके पीछे वाला भाग जो है यहाँ पे रात हो जाएगी। तो ये दिन रात जो बनते हैं वो दैनिक गति के कारण, दिन रात का बनना। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो यही होता है कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसके कारण दिन रात बनते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वो इसी कारण होता है। ये जो दैनिक गति होती है लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। और यह गति जो है ना भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। कहाँ रहती है? भूमध्य रेखीय भाग पर, यानी भूमध्य रेखीय भाग पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग ये पृथ्वी गति करती है। और जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश यानी 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे इसकी गति लगभग होती है वो 1122 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, यहाँ 1122 होती है। और यदि अपन ध्रुवों की बात कर लें, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ध्रुवों पर जो इसकी घूर्णन गति है वो क्या होती है, लगभग 0 किलोमीटर। क्यों? वहाँ पे कोई है नहीं कि एक ध्रुव तो एक बिंदु है, तो वो यदि घूम रहा है तो अपने स्थान उसमें कोई स्पीड की आवश्यकता, वहाँ कोई ज़्यादा भ्रमण गति इसकी विशेष नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में इसकी जो भाग दैनिक गति की जो स्पीड है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मध्य अक्षांश पर यह लगभग 1122 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ध्रुवों पर यह शून्य रहती है। और इसी के कारण मुख्य जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के ऊपर वो होता है दिन रात का बनना। हालांकि मौसमों में परिवर्तन होता है, यानी इस वजह से कुछ मौसमी परिवर्तन होते हैं, दिन रात भी बनता है, मौसमी परिवर्तन ये भी होता है। ये इसका पीछे कारण है कि रात के समय जो किसी भी क्षेत्र विशेष का वातावरण है वो ठंडा हो जाता है, दिन के समय गर्म हो जाता है सूर्य तप के कारण, तो कुछ मौसमी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हवाएं जो है या हवाओं में जो परिवर्तन है वो भी देखने को, हवाओं में परिवर्तन ये भी देखने को मिलता है। तो ये कोई विशेष चेंज इसमें होने वाले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चेंज, इंपॉर्टेंट जो चेंज होता है अपना वो होता है दिन रात का बनना, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भाग में सूर्य की रोशनी गिरती है, एक प्रश्न पूछा था पिछली बार कि जिस भाग में सूर्य की रोशनी गिरती है और जहाँ से दिन शुरू होता है, जिस साइड से रात शुरू हो जाती है, वो दोनों छोर को, पृथ्वी के दोनों छोर को मिलाने वाली जो रेखा एक वर्त बनता है, उसके चारों ओर बनता है, तो इसको बोलते हैं प्रदीप्त वर्त। प्रदीप्त व्रत के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये भी है, ये कौन सा है, जैसे मान लें सूर्य की रोशनी यहाँ गिर रही है और यहाँ से यहाँ तक गिर रही है, ठीक है, और इसके कारण इस वाला भाग है ये तो रह गया उजाले में और ये अंधेरे में। तो जो रेखा इसको दो भागों में, जो वर्त इसको दो भागों में बांट रहा है पृथ्वी को दिन और रात में, इस वर्त को कहा जाता है प्रदीप्त वर्त। तो ये इसकी दैनिक गति है पृथ्वी की, ठीक है। अगली गति वार्षिक गति। दूसरी गति है वार्षिक गति। अब ये वार्षिक गति जो पृथ्वी की होती है, यानी पृथ्वी अपने कक्ष पर, यानी कक्ष जो है वो सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह आपको पता है सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। सूर्य के चारों ओर
365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने दिन में? 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें अपन पृथ्वी की जानेंगे कि इतनी बड़ी पृथ्वी वो चक्कर लगाती है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन जानेंगे कि पृथ्वी जो है इसका अर्धव्यास, ठीक है। यदि हम अर्धव्यास न करके पहले व्यास लिख देता हूं, इसका जो व्यास है, व्यास में भी एक तो है भूमध्य रेखीय व्यास, वो तो है 12,756 किलोमीटर, अर्धव्यास इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी का ध्रुव की ओर से जो ध्रुवीय व्यास है वो इससे थोड़ा कम है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। इसका कारण क्या, कम क्यों है? कि पृथ्वी जो है वो अपनी दैनिक गति के कारण है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपनी दैनिक गति के कारण भूमध्य रेखीय जो भाग है यहाँ से, तो ये यहाँ पे देखो ये उभरी हुई है, बाहर निकली हुई है, तो दैनिक गति के कारण। ऐसा किस कारण से हो रहा है? ये उसकी दैनिक गति के कारण यह भूमध्य रेखीय प्रदेश जो बाहर उभरी हुई है और ध्रुवों की ओर से ये दबी हुई है। यहाँ से तो ये दबी हुई है और यहाँ से उभरी हुई है, ठीक है। इस कारण इसका ये व्यास तो बड़ा हो गया, यानी ये तो हो गया 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और ये इधर वाला व्यास हो गया 12,714 किलोमीटर। यहाँ से ये जो आकृति है पृथ्वी की, जो ध्रुवों से दबी हुई है, ठीक है, और भूमध्य रेखीय भाग से उभरी हुई है, इस आकृति को क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं लध्वक्ष गोलाभ, भूआब भी कहते हैं, भूआब ऑब्लिक लध्वक्ष गोलाभ, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये होता है इसमें, तो ये इसकी शेप है। अब इस बेस पे इसका जो व्यास है, ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर, ये 12,756 किलोमीटर होता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी जो परिधि होती है वो भी वैसे होती है, पृथ्वी की परिधि। अब परिधि में अपन देखेंगे कि भूमध्य रेखीय जो परिधि है, भूमध्य रेखीय जो परिधि है वो तो होती है 40,075 किलोमीटर। कई स्थानों पर यह ऑब्लिक 78 भी आता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। 40,078 किलोमीटर, कहीं कहीं ये भी आता है, दोनों ऑप्शन आते हैं इसमें, लगभग 75 प्राय आता है, ठीक है। और यदि ध्रुवीय परिधि की अपन बात करेंगे तो यह है 40,008 किलोमीटर, और कई जगह आता है 40,000 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें यह भी राइट है, इसमें यह भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों चीज़ें आती है, क्योंकि अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग राइटर्स के, उसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो बिल्कुल ये राइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो है ध्रुवीय व्यास है प्लस ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास है, और इसकी परिधि है ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय परिधि है। अब इस एंगल से पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका जो परिपथ है हाँ, तो थोड़ा एक डाटा मैंने देखना था। इसका जो इसकी पृथ्वी की जो कक्षा है ना, कक्षा का जो परिपथ है वो थोड़ा मिस हो रहा था। तो ये 965 मिलियन किलोमीटर, ये इसका परिपथ है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो जो परिक्रमा का परिपथ है उसका ये इतना बड़ा है, 965 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10,000, ठीक है।
1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। दस लाख बराबर 1 मिलियन और 10 लाख बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 10 लाख को ही 1 मिलियन कहा जाता है। तो अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी उसके अपने कक्ष पर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो उससे जो परिवर्तन होता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है ऋतुओं में परिवर्तन, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके अलावा उसकी स्थिति बनती है, एक तो स्थिति बनती है अपसौर की, एक स्थिति बनती है उपसौर की, एक बनती है विषुव, एक तो बसंत विषुव, ये भी 2 प्रकार का होता है, बसंत, और एक होता है शरद विषुव, ठीक है। 2 कंडीशन ये बनती है। अब यहां पे अपन देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई और पृथ्वी व सूर्य के बीच मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है, अधिकतम दूरी जब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब अधिकतम दूरी होती है, उस अधिकतम दूरी की जब कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं अपसौर। और ये होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और ये जो सिचुएशन प्रकट होती है वो 3 जनवरी को, कब क्रिएट होती है कंडीशन, 3 जनवरी को। तो उसको अपसौर कहा जाता है, ठीक है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई एक बार उससे नजदीक आती है और एक बार उसकी दूर जाती है। अब इसका जो परिपथ है, इसकी कक्षा जो है उसका आकार, अब नजदीक और दूर जाती है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो कक्षा ना वो, इसका आकार कैसा है, अंडाकार। इसका आकार कैसा है, यानी ये जिस कक्षा में चक्कर लगाती है वो कक्षा किस तरह की है, अंडाकार है, ठीक। इस वजह से एक बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक से आती है और एक बार उसके दूर से जाती है। जब वो दूर से गुजरती है उसको तो बोलते हैं उसका अपसौर। और यह होता है 3 जनवरी को कंडीशन क्रिएट होती है। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। और ये न्यूनतम दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, 3 जनवरी। ये न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और ठीक है, और यह बनती है 4 जुलाई को। ये कंडीशन न्यूनतम जो है वो 4 जुलाई को क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है अपसौर और उपसौर की अपन यदि देख रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ प्राप्त होता है, यानी सबसे कम और सबसे ज़्यादा। दूर 4 जुलाई। एक रह गया अपना विषुव। तो अपन बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है एक प्रकार का। यहाँ अपन यह है अपना, तो अपसौर की सिचुएशन क्रिएट होती है वो 4 जुलाई। इसमें थोड़ा सा ठीक कर लेना, 4 जुलाई। यह तो अपसौर की कंडीशन जो है ये क्रिएट होती है 4 जुलाई को, और ये 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और ये हो गई अपनी 3 जनवरी। न्यूनतम
जो कंडीशन क्रिएट होती है वो 3 जनवरी को। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ठीक है, रिफ्रेश कर लें इसको। तो अब ये कंडीशन क्रिएट होने के कारण पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो मौसम है, जलवायु है, उसमें परिवर्तन आता है। कैसे क्यों आता है वो भी बताएंगे। और अब आता है विषुव। अब ये विषुव क्या होता है? यह है जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और वो भी कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। इसको मैं अगले टॉपिक में बताता हूँ। देखो, ये हमारी पृथ्वी, ये मकर रेखा, ध्यान से समझेंगे, ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिक वर्त, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, यहाँ पे सूर्य सीधा चमक रहा होता है, तो यह समय होता है 21 जून, ठीक है, 21 जून का समय होता है। सूर्य यदि भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तो यह होता है 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस पर चमक रहा होता है? सीधा भूमध्य रेखा पर। अब जो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ये 21 मार्च 23 सितंबर है, इसको विषुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, ठीक है। और मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है सूर्य, जब मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, ये होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर पर सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। अब इसके कारण क्या होता है कि दिन रात की अवधि छोटी और बड़ी होती है। जब सूर्य यहाँ चमक रहा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन बड़ा और रात छोटी होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है तो दिन रात की अवधि दोनों गोलार्धों में बराबर होती है। और जब सूर्य मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में चमक रहा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में है, उसमें दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। अब ऐसा कब किस रूप में होता है? तो अभी जो अपने अपसौर और उपसौर की कंडीशन देखी, और उसके साथ साथ में यहाँ सूर्य ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सूर्य की आभासी गति। इसको बोलते हैं सूर्य की आभासी गति। सिर्फ आभास होता है सूर्य, ठीक है, बल्कि पृथ्वी ऊपर नीचे होती है। पृथ्वी ऊपर नीचे होती है, सूर्य के सम्मुख आती है, कभी उसका कर्क रेखीय भाग आता है, कभी विषुव रेखीय भाग आता है, कभी मकर रेखीय भाग आता है। पृथ्वी ऊपर नीचे होती है, लेकिन सूर्य जो है ऊपर नीचे नहीं होता, वो तो स्थिर माना गया है, ठीक है। तो इसकी आभासी गति होती है। अब अपने यहाँ ये देख रहे हैं कि जो विषुव है, अब सूर्य दक्षिणायन कब प्रारंभ हो जाता है कि अब सितंबर के महीने के बाद में अपन देखते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी सितंबर के बाद में, सितंबर के बाद में 23 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन शुरू हो जाता है, ठीक है, दक्षिणायन 23 सितंबर के बाद में। और 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है। 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो जब वो दक्षिणायन शुरू होता है, ठीक है, तो ये मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है दिसंबर के आसपास में, तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति, ठीक है, क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति के नाम से। और जब ये उत्तरायण होता है तो इसको बोलते हैं करक संक्रांति, ठीक है, यहां तो इसको ये बोलते हैं। और यहां यदि अपन देखें कि सूर्य सितंबर के बाद में दक्षिण की ओर आ रहा है, सूर्य सितंबर के बाद में दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं शरद विषुव। ये 23 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन हो रहा है तो इसको तो बोलते हैं शरद विषुव,
शरद विषु। इसको मैं यहां लिख देता हूं कि 23 सितंबर के बाद शुरू होता है शरद विषु, इसको बोलते हैं शरद विषु, ठीक है। और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण शुरू होता है, इसको बोलते हैं बसंत विषु। इसको क्या बोलते हैं? बसंत। ये दो विषु होते हैं, एक का नाम है बसंत विषु, एक का नाम है शरद विषु। इस प्रकार से पृथ्वी की गति के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होती है, एक का नाम बसंत विषु, एक का नाम शरद विषु। एक छोटा सा बिंदु और दिमाग में आया, मैं बता देता हूं आपको कि दिन रात की अवधि छोटी बड़ी क्यों होती है। दिन रात की अवधि छोटी बड़ी क्यों होती है? पृथ्वी जो अपन है उसका झुकाव आप देखोगे, पृथ्वी का झुकाव जो है ये अपन यदि देखेंगे तो अपन पाएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहां पर देखेंगे तो सीधी यदि अपन देखते पृथ्वी को तो इधर से यूं होती है, इस प्रकार से खड़ी होती, ठीक है। और इसके जो ये परिपथ है वो इस प्रकार से होता, ठीक है। अब यहां पे अक्ष वाला कोण यहां पे कितने का बनता है? यह वाला जो कोण बनता है इसका, यहां ये कोण कितने का बनता है इन दोनों के बीच में? ये 23.5 डिग्री का। तो इसका झुकाव, अक्ष पर झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। और यहां से यदि अपन ये वाला कोण देखें तो कितना बनता है? 66.5 का। तो इसका जो कक्ष पर झुकाव है वो है 66.5 डिग्री का, ठीक है। अब इस झुकाव के कारण क्या होता है? ये जो झुकाव है इसके कारण क्या होता है कि दिन रात की अवधि छोटी और बड़ी हो जाती है। दिन रात की अवधि छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये पृथ्वी अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब दिन रात की अवधि छोटी बड़ी कहाँ कितने दिन की होती है? आपको पता है ये भूमध्य रेखीय भाग है, या तो इस समय सूर्य जब यहाँ चमक रहा होता है उस समय तो 12 घंटे का दिन दोनों गोलार्धों में 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। ये कंडीशन बनती है कि जब सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यह होता है 21 मार्च 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को यह सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में यहाँ चमक रहा होता है, सूर्य 21 जून के समय जब यहाँ चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, अब इसमें जब यहाँ चमक रहा होता है सूर्य कर्क रेखा पर तो क्या बनता है? तब जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो कुछ भिन्न होती है। यहाँ तो 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन तो भूमध्य रेखा पर तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिन की अवधि जो है वो 13.5 घंटे का दिन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? कर्क रेखा पर 13.5 घंटे का दिन हो जाता है, ठीक है। और 66.5 जो आर्कटिक वर्त है यहाँ पर 24 घंटे का दिन हो जाता है। और ये ध्रुव है अपना, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे 6 माह का दिन हो जाता है। कितने का हो जाता है? 6 माह का दिन हो जाता है। ठीक इसके विपरीत मकर रेखा पर जब सूर्य कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो सिचुएशन क्रिएट होती है। यहाँ दिन की अवधि जो होती है वो 10.5 घंटे की होती है। कितने की होती है? 10.5 घंटे की अवधि ये रहती है। और यहाँ पे 6 माह की रात होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ चमक रहा है तो यहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही, दक्षिण ध्रुव पर रोशनी नहीं पहुँच रही होती भैया।
ठीक है। तो 6 माह की रात रहती है और यहाँ 24 घंटे का दिन है, इसका मतलब यहाँ पे 0 घंटे का दिन हो गया। ठीक है, इसके विपरीत कितने का हो गया? 0। यहाँ पे कोई दिन की अवधि है वो नहीं पाई जाती है। तो ये अपनी दिन की अवधि छोटी बड़ी एक बिंदु आया था, बच्चों से हम रूबरू हो रहे थे उस समय कि ये दिन जो है छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, तो इसके कारण ये है। ठीक है, अब ठीक इसके ऊपर सूर्य को जब ये अपन यहाँ चमका देंगे ना, इस यहाँ सूर्य आ जाएगा मकर रेखा पर, तब ये सिचुएशन विपरीत हो जाएगी। यदि इधर अपन चमकाएंगे तो यहाँ तो 0 घंटे का दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी इस साइड की यदि अपन बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो जाएगी, यहाँ पे 13.5 घंटे का दिन हो जाएगा और यहाँ पे 10.5 घंटे का दिन हो जाएगा। ठीक है, तो जब सूर्य यहाँ चमक रहा है तो इधर वाली ये सिचुएशन क्रिएट होगी, सूर्य जब यहाँ चमक रहा है तो इधर वाली सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार से दिन और रात की अवधि जो है वो छोटी बड़ी होती है। और ठीक इसी प्रकार से सूर्य जब यहाँ चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य सीधा चमक रहा होता है किसके ऊपर? कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। अब पूरा का पूरा जो उत्तरी गोलार्ध है, यह पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है, ये किसके चपेट में आ जाता है? गर्मी के चपेट में आ जाता है। विशेषकर जो कर्क रेखा है उसके ऊपर भीषण गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि ध्रुवों पर इतना असर नहीं होता, यानी यहाँ ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है, ग्रीष्म का अभाव। लेकिन ये वाला जो भाग है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जो भाग है वो ग्रीष्म ऋतु के चपेट में आ जाते हैं जब सूर्य यहाँ चमक रहा होता है इस कंडीशन में। और यहाँ शीत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य यहाँ चमक रहा होता है, इधर वाली कंडीशन अपन देखेंगे तो यहाँ अपन क्या पाएंगे? या जब सूर्य यहाँ चमक रहा होता है ये वाली कंडीशन क्रिएट है, उस समय यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु दक्षिण गोलार्ध में और यहाँ पे शीत ऋतु शुरू हो जाती है। अब उसके साथ ही वायुदाब प्रवृत्तियाँ चेंज हो जाती है, तो जो मानसून जो तंत्र आता है उसकी विस्तार से अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ अपने को यह बताना जरूरी था कि किस प्रकार से पृथ्वी की गतियों जलवायु में चेंज, दिन रात की अवधि बड़ी और छोटी हो जाती है, शीत ऋतु कब बनती है और ग्रीष्म ऋतु कब बनती है, इस पर विशेष चर्चा करने का आज हमारा उद्देश्य था। ठीक है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व किस प्रकार से घूर्णन करती है, किस प्रकार से वो सूर्य के सम्मुख आती है, यह बताने का हमारा एक लक्ष्य था। अब यह हमारी पृथ्वी है, इसको यदि अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि ये इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूर्णन करती है। यहाँ मान लेते हैं अपन हमारा सूर्य है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अपना सूर्य है। ठीक है, और इसको यदि अपन सूर्य मान ले तो अपन सूर्य के चारों ओर सूर्य की जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो रेडिएशन सूर्य की आ रही है उस रेडिएशन के अनुसार अपन देखेंगे तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो किस ओर है ये? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब जो भाग सूर्य के सम्मुख पहले आता है, जैसे ये अपन भारत है, अपने भारत में सूर्योदय पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय पहले यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ सूर्योदय पहले होता है सर्वप्रथम। अब सर्वप्रथम यहाँ सूर्योदय होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये भाग सूर्य के सम्मुख पहले आ रहे हैं, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक अपन चलेंगे। इसको यदि इस प्रकार से घुमाते हैं और सूर्य की रोशनी यदि यहाँ पहुँचती है, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, दोनों के बीच में जो अंतर जो रहता है, जो गैप रहता है, वो लगभग 2 घंटे का रहता है। यहाँ सूर्योदय होता है, ठीक है, उसके बाद में यदि अपन यहाँ पे सूर्योदय देखेंगे तो दोनों के बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा।
इसकी चर्चा भी विस्तार से अपन करेंगे। तो अब पहले सूर्योदय पूर्व में होता है, इसीलिए यही कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो भी भाग सूर्य के सम्मुख आता है वो पूर्वी पहले आता है और सूर्योदय पूर्व में पहले होता है और पश्चिम में बाद में होता है। ठीक है, यही कारण है इसका। इस प्रकार से ये अपन देख रहे हैं कि ये सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, दोनों गतियां पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी दोनों ही गतियां चाहे अक्ष पर हो चाहे कक्ष पर, वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। दोनों गतियां में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ही भ्रमण करती है। ठीक, ये अपना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस टॉपिक से रूबरू करवाने का, इसलिए हमने आज ये टॉपिक आपके समक्ष पहुंचाया है। जरूर आप जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से। 12वीं क्लास का क्रैश कोर्स अपना चल रहा है। आज का वीडियो लाइट डिस्टर्ब के कारण थोड़ा सा जो अपनी PDF फाइल चल रही थी थोड़ी अधूरी रह गई, कल वीडियो उसका आ जाएगा। तो आप 3 लेसन्स आ चुके हैं। संडे को कोशिश करेंगे कि 2 लेसन कंप्लीट एग्जाम से पहले आपको संपूर्ण कोर्स है आप तक पहुंचा दिया जाएगा अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट। तो 12वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके 100% अंक लाने के लिए ज़रूर आप हमसे जोड़ें। हमारे चैनल का जो वीडियो है, जो लिंक है, वो अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि आपका जो सहयोग है बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकता है। तो ये आप अपना सहयोग इतना ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।